जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये आपके अपकमिंग एग्जाम राजस्थान सीईटी 10+2 को टारगेट करते हुए इंग्लिश में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जो आपको आपके एग्जाम के अंदर ये नहीं कहूंगा कि हूबहू देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना मैं आप लोगों को गारंटीड ये चीज कह सकता हूं कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। जैसा अभी हमने हाल ही में देखा है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर जो क्वेश्चंस थे उनमें एक पैसेज था, एक ट्रांसलेशन था, एक नरेशन था, एक वॉइस था, एक लेटर राइटिंग से क्वेश्चन था, एक टेंस से क्वेश्चन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। ठीक है, इन सभी से जो क्वेश्चंस बने थे उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज इस सेशन में मैं आप लोगों को लगभग 25 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें करवाने वाला हूं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 4 शिफ्ट थी। तो कोई एक शिफ्ट बहुत ही इजी थी, किसी दूसरी शिफ्ट के अंदर नरेशन के क्वेश्चन को हार्ड बनाया, किसी के अंदर पैसेज इजी था तो किसी दूसरे शिफ्ट के अंदर पैसेज के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का दिया गया। तो हम दोनों तरह के लेवल यहां पर देखकर कवर करेंगे, और वैसे भी हमारी डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस सेट सेशंस जो हमारे चलते हैं उनमें हम नॉर्मल लेवल वहां भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल यहां पर थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिएगा ये सबसे पहला पैसेज देखिए। अभी पैसेज के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि पैसेज का जो राइटिंग स्टाइल है या पैसेज को जिस तरीके से एग्जामिनर देगा, उसकी लैंग्वेज कहीं भी हार्ड नहीं देखने को मिलेगी। आपको इजी लैंग्वेज होगी, अच्छे से पैसेज आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अभी जस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पैसेज में ये देखने को मिला था गाइज कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे की गई थी कि जब तक किसी बच्चे को पूरा पैसेज समझ नहीं आएगा ना, तो गाइज वो आंसर्स नहीं दे सकता। मतलब लगभग 3 क्वेश्चन आपके पैसेज में थे, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंस आपको मैच करने को मिल रहा था, तो बच्चे वहां से आंसर दे रहे थे। एक सिनोनिम था, एक एंटोनिम था। लेकिन 2 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम थे गाइज आपके, उनमें पैसेज के अंदर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड दिया गया था। तो उसी आधार पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थोड़ा सा पैसेज एक करवा देता हूं, ताकि आप लोग तैयार रहे। आपको डायरेक्शन ये देखने को मिलेगी कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। मतलब जो आपको हर क्वेश्चन देगा उसमें 4 आपको अल्टरनेटिव देने वाला है, उनमें से कोई एक जो होगा वो आप लोगों का आंसर होगा। जैसे हम पैसेज पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम a businessman named Ray Kroc discovered a restaurant owned by 2 brothers। ठीक है, एक समय की बात है कि एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था गाइज रे क्रॉक। उसने एक रेस्टोरेंट डिस्कवर किया जो कि 2 भाइयों द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, द रेस्टोरेंट सर्व जस्ट 4 थिंग्स। रेस्टोरेंट जो था वो केवल 4 चीजें ही सर्व किया करता था। पहला है हैमबर्गर्स, दूसरा है फ्रेंच फ्राइज, तीसरा है मिल्क शेक, एंड चौथा है गाइस कोको कोला। मतलब 4 जो चीजें थी वो कौन कौन सी थी? हैमबर्गर्स था, फ्रेंच फ्राई थी, मिल्क शेक था और कोको कोला। ये 4 ही चीज बेचा करता था। ठीक है, बट इट वॉज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव। लेकिन ये जो चीजें थी ये बिल्कुल साफ थी और इनएक्सपेंसिव, जिसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं था। कंप्लीट है, नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करवाते थे। एंड द सर्विस वाज क्विक। और इस रेस्टोरेंट में जो सर्विस थी वो बहुत ही क्विक थी। क्विक का मतलब यह है कि ग्राहकों को वेट नहीं करना पड़ता था, किसी भी तरह से ऑर्डर दिया और बहुत ही नॉमिनल टाइम के अंदर वो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। मिस्टर क्रॉक लाइक्ड इट। मिस्टर क्रॉक ने इसे पसंद किया, सो मच दैट ही पेड द ब्रदर सो दैट ही कुड यूज देयर आइडिया एंड देयर नेम। ठीक है, उन्होंने उन ब्रदर्स को पेड किया ताकि वो उसके आइडिया को और उनके नाम को वो क्या कर सके, यूज कर सके। क्लियर? और वो नाम क्या था गाइज आपके? मैकडोनाल्ड। क्या नाम था वो? मैकडोनाल्ड, जिसके आजकल आप बहुत ही बर्गर खाते होंगे। आजकल ये पिज्जा भी सर्व करता है और जगह जगह गाइज इसके आउटलेट थे। तो मैकडोनाल्ड का आपने नाम सुना होगा। बीफ, बिग बिजनेस एंड फास्ट सर्विस वर द ingredients when Mr. Kroc opened his first
मैकडोनाल्ड्स इन 1995। मिस्टर क्रॉक ने जब अपना पहला मैकडोनाल्ड 1955 के अंदर शुरू किया या ओपन खोला, तो उसके अंदर गाइस बीफ, बीफ यानी होता है गाय का मांस। ओके, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सुअर के मांस को पॉर्क बोला जाता है, गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। इसी तरह से मुर्गे के मांस को हम चिकन कहते हैं, बकरे के मांस को मटन कहते हैं। कंप्लीट है। हिरण के मांस को वेनिसन कहा जाता है। तो बीफ बड़ा बिजनेस और फास्ट सर्विस, ये गाइज इंग्रेडिएंट्स थे। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है छोटे छोटे अलग अलग भाग जिनको मिलाकर कोई बड़ी चीज तैयार की जाती है। 4 years लेटर, 4 साल बाद, देयर वर 100 ऑफ देम। ये जो मैकडोनाल्ड थे कितने हो चुके थे गाइज? 100 के लगभग हो चुके थे। क्रॉक न्यू, क्रॉक जानता था अमेरिकन्स लाइक सक्सेज, अमेरिकन्स किसको लाइक करते हैं? सक्सेज को लाइक करते हैं। सो ही पुट साइंस saying how many millions of McDonald's hamburgers people had bought। आपने पूछा कि कितने मैकडोनाल्ड के कितने हैमबर्गर्स जो है कंप्लीट है जो लोग क्या करें खरीदे हैं। तो पता लगा कि भैया मिलियंस के अंदर लोगों ने खरीदा है। इन जस्ट 4 years, केवल 4 सालों में द नंबर वाज 100 मिलियन। नंबर कितना हो गया गए? 100 मिलियन हो गए हैमबर्गर खरीदने वाले। नाउ देयर आर मोर देन 13,000 McDonald's restaurant from Dallas to Paris and from Moscow to Beijing। क्लियर भाई? डलास से पेरिस तक ले लीजिए और मॉस्को से बीजिंग तक ले लीजिए आप। मतलब कहने का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर ही मैकडोनाल्ड के जो रेस्टोरेंट थे वो लगभग कितने थे गाइस? 13,000 से भी ज्यादा थे। एनीवन हु वांट्स टू ओपन ए मैकडोनाल्ड्स मस्ट फर्स्ट वर्क इन वन फॉर ए वीक। कोई भी व्यक्ति जो मैकडोनाल्ड को ओपन करना चाहता था उसे सबसे पहले 1 सप्ताह के लिए क्या करना पड़ता था? वहां पर वर्क करना पड़ता था। ठीक है। देन उसके बाद दे डू ए 9 month ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर उस व्यक्ति को 9 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता था इन द रेस्टोरेंट्स एंड एट मैकडोनाल्ड यूनिवर्सिटी इन शिकागो। कहां पर? 9 महीने तक रेस्टोरेंट में, और शिकागो में जो मैकडोनाल्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता था। देयर दे लर्न द मैकडोनाल्ड फिलोसॉफी। जहां पर वो व्यक्ति जो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है मैकडोनाल्ड का, वो मैकडोनाल्ड की फिलोसॉफी को लर्न करता है, सीखता है कि उसकी फिलोसॉफी, उसका वर्क करने का नेचर क्या है, दर्शन क्या काम करता है उसके पीछे। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड चीप प्राइजेस। कि मैकडोनाल्ड की फिलोसॉफी क्या है, किस चीज पे मैकडोनाल्ड वर्क करता है कि सबसे पहले क्वालिटी को कंट्रोल करेगा, वो अच्छी क्वालिटी देगा, बेहतरीन सर्विस देगा, अच्छी। क्लीनलीनेस का मतलब होता है साफ सफाई एक नंबर रखेगा, क्योंकि जहां आप खाने जाते हो वहां अगर साफ सफाई बहुत अच्छी है तो आप अच्छा पे भी कर सकते हो और वहां पर वापस बार बार जाने की आपकी इच्छा करेगी। एंड चीप प्राइसेस, चीप प्राइस का मतलब होता है बहुत ही कम कीमतों पर वो सामान उपलब्ध करवाता था। मैकडोनाल्ड हैज स्ट्रिक्ट रूल्स, मैकडोनाल्ड के स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे गाइस। हैमबर्गर्स मस्ट बी सर्व्ड बिफोर दे आर 10 मिनट्स ओल्ड। हैमबर्गर्स जो थे उनको सर्व किया जाना चाहिए, या वो सर्व होते ही थे कितने समय से पहले गाइस? 10 मिनट से पहले पहले उनको निकाल, मतलब जब भी बर्गर बनाया तो 10 मिनट होने से पहले पहले उनको सर्व करना जरूरी होता था। एंड फ्रेंच फ्राइज 7, और फ्रेंच फ्राई को 7 मिनट से पहले पहले फ्रेंच फ्राई सर्विस करनी होती थी। मैकडोनाल्ड्स हैज नेवर स्टॉप्ड लुकिंग फॉर न्यू मेथड्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। मैकडोनाल्ड कभी भी नहीं रुका किस चीज के अंदर कि अपने जो कस्टमर्स थे उनको नए नए मेथड से लुक फॉर करवाने के लिए, सर्च करने के लिए। फ्रॉम ड्राइव इन विंडोज टू बर्थडे पार्टीज, ड्राइव इन विंडोज से लेकर बर्थडे पार्टीज तक। चिकन फिश सैलेड एंड इन सम प्लेसेस पिज्जा आर नाउ ऑन द मेन्यू। चिकन ले लीजिए, फिश ले लीजिए, सलाद ले लीजिए आप, और कुछ जगहों पर तो मेन्यू के अंदर पिज्जा भी दिया जाने लगा। मैकडोनाल्ड इन हॉलैंड इवन सेल्स अ वेजिटेरियन बर्गर। मैकडोनाल्ड जो हॉलैंड के अंदर जो मैकडोनाल्ड है वो क्या बेचता है गाइस? आपके वेजिटेरियन बर्गर बेचता है। देयर इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी शोज दैट दे हैव फाउंड द रेसिपी फॉर सक्सेस। जिस तरह से मैकडोनाल्ड की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हो रही है उससे ये लगता है या ये दर्शाती है वो चीज कि उन्होंने सक्सेस के लिए जो रेसिपी होती है, ठीक है, कि किस तरह से सक्सेस अचीव की जाती है, उनको पा लिया। क्लियर? तो ये गाइस पैसेज को मैंने आपको पूरा इतना डीपली इसलिए समझाया है
कि आपको एग्जाम में इसी तरह से पूरे पैसेज की एक एक लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब जाकर आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस पे। एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। यस, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रॉक। अमेरिका में जो एक तरह से साइंस जो थे सक्सेस के, वो कैसे मिस्टर क्रॉक को पता लगे। क्लियर। पहला ऑप्शन कहता है कि पीपल कुड वर्क इन द आउटलेट्स फॉर ए वीक, कि लोग जो थे वो एक सप्ताह के लिए उन आउटलेट्स के अंदर काम कर सकते थे। पीपल कुड अप्लाई फॉर जॉब्स, चिल्ड्रन वुड विजिट द आउटसाइड मोर आउटलेट्स मोर। ठीक है, चिल्ड्रन वुड विजिट द आउटलेट्स मोर, चिल्ड्रन भी जो है वो क्या कर सकते हैं, आउटलेट्स को बहुत ज्यादा विजिट कर सकते हैं। और अमेरिकन वुड इनकरेज हिम एंड बाय मोर हैमबर्गर्स, और अमेरिकन जो थे वो उसे इनकरेज करेंगे, किसको, क्रॉक को, और ज्यादा से ज्यादा क्या खरीदेंगे, हैमबर्गर्स खरीदेंगे। तो भाई देखिएगा कि जहां सक्सेस की बात आती है वहां अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये लिखा हुआ है हैमबर्गर्स पीपल हैड बॉट, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। समझ आ रही है बात, क्योंकि अमेरिकन किसको लाइक करते हैं, सक्सेस को। तो आप लोगों का आंसर जो होगा वो क्या होगा गाइस, यहां पर डी। अब इसका आंसर आप डी तभी कर पाए कि जब आपको पैसेज अच्छे खासे तरीके से समझ आया। नंबर 2, व्हाट मेड द रेस्टोरेंट मोर पॉपुलर। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने रेस्टोरेंट को ज्यादा पॉपुलर बनाया। ए ऑप्शन कहता है द सर्वर वर काइंड, कि सर्वर्स जो थे वो बिल्कुल दयालु इंसान थे, जेनरस पर्सन थे। द इंग्रेडिएंट यूज्ड वर जेन्युइन, जो इंग्रेडिएंट सामान बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीजें यूज ली जाती है वो बिल्कुल जेन्युइन थी। इट वॉज ऑन बाय 2 ब्रदर्स, क्योंकि ये 2 भाइयों के द्वारा ऑन किया गया था। और इट वॉज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, उसमें दिखाया गया था कि रेस्टोरेंट ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ही साफ रखते थे रेस्टोरेंट को, सर्विस बिल्कुल अच्छी थी, और साथ ही साथ इनएक्सपेंसिव था, ज्यादा खर्चीला नहीं था। तो यहां भी आंसर क्या निकल कर आता है, आपका डी निकल कर आए। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मैकडोनाल्ड्स फिलोसॉफी। मैकडोनाल्ड की फिलोसॉफी क्या है, क्या दर्शन था मैकडोनाल्ड का। क्वालिटी कंट्रोल सभी में समान है, सर्विस, क्लीनलाइनेस एंड हाई प्राइसेस। तो गाइस देखिए मैकडोनाल्ड पूरे पैसेज में बात हुई है, कहीं भी कीमत उन्होंने बढ़ाई नहीं थी, तो हाई प्राइसेस के कारण ये क्या होता है, रॉन्ग। क्वालिटी कंट्रोल है, क्लीनलाइनेस है, चीप प्राइसेस है, सर्विस है, चीप प्राइसेस है। लेकिन गाइस यहाँ क्वालिटी कंट्रोल भी है, सर्विस भी है, क्लीनलाइनेस भी और चीप प्राइसेस भी है। तो आंसर यहां भी क्या निकलेगा आप लोगों का, डी होगा। आंसर क्या होगा गाइस, यहां पर आपका डी होगा, क्योंकि मैकडोनाल्ड की फिलोसॉफी यहां पर दिखाई है अच्छे खासे तरीके से। ये लिखा हुआ, ये देखिएगा, यस, मैकडोनाल्ड फिलोसॉफी, ये चारों है, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीनलाइनेस एंड चीप प्राइसेस। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको लाइन टू लाइन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर 4 है, हु इज मैकडोनाल्ड नेम्ड आफ्टर। बाद में मैकडोनाल्ड का जो नेम है कौन है, कंप्लीट है, नेम आफ्टर किसे किया गया। तो देखिए गाइस, वो 2 भाई जो अनरिलेटेड थे मिस्टर क्रॉक से, या रिलेटेड थे। तो गाइस मिस्टर क्रॉक जो थे उन 2 भाइयों को पहले नहीं जानते, तो ऐसी कंडीशन में रिलेटेड नहीं होकर आपका आंसर क्या होगा, अनरिलेटेड। ये कहता है मिस्टर क्रॉक के 2 बेटे थे या मिस्टर क्रॉक के 2 भाई थे, ना तो बेटे थे ना भाई थे। तो यहां से सी और डी भी आपके एलिमिनेट होता है, आंसर अल्टीमेटली क्या होगा आपका, ए होगा। ये है सेंस बेस, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप पहली लाइन पढ़ते हो तो सेंस से आपको पता लगेगा कि अनरिलेटेड बात वहां पर हो रही है। फिर कहता है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है मैकडोनाल्ड इज नॉट इनोवेटिव इन देयर मेथड्स, कि मैकडोनाल्ड जो था वो अपने मेथड्स के अंदर इनोवेटिव नहीं था, नए नए आइडिया नहीं ढूंढता था, तो बिल्कुल ढूंढता था गाइस, तो ये तो ट्रू है, फॉल्स नहीं है। मैकडोनाल्ड्स इज बोथ है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फूड चेन। तो गाइस बिल्कुल मैकडोनाल्ड जो है डोमेस्टिक घरेलू में भी था अमेरिका, और इंटरनेशनल बताया भी है, डलास, पेरिस, बीजिंग तक मामला था पूरा। तो ये भी सही है कथन। मैकडोनाल्ड्स इज ए रैपिडली ग्रोइंग फूड चेन, मैकडोनाल्ड जो है बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली फूड चेन थी, बिल्कुल थी गाइस। 4 साल के अंदर 13,000 जिसके आउटलेट हो चुके हो, तो वो रैपिडली है, तो ये भी सही है।
तो बचा डी, ये फॉल्स होगा। मैकडोनाल्ड्स इज नॉट ए मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, कि मैकडोनाल्ड एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैकडोनाल्ड एक मल्टी क्विजिन है गाइस। मल्टी क्विजिन का मतलब होता है कि जिसमें अलग अलग खाने की चीजें मिलती है, एक ही नहीं मिलती। बिल्कुल पहले मैकडोनाल्ड में हैमबर्गर्स ही थे, ठीक है, लेकिन जब लास्ट की लाइन आपको बताई गई है तो उसमें बताया गया है कि सैलेड भी है, इसके अलावा चिकन भी है, पिज्जा भी है, ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब वो मल्टी क्विजिन है। तो यहाँ नॉट लग रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो गाइस आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। तो उम्मीद करता हूं पैसेज आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर पैसेज करना है। नेक्स्ट नंबर 6, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपकमिंग आपके जो इस साल के सबसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, उनमें 12th स्टैंडर्ड पे आपका सीईटी का एक तो 10+2 और एक RSMSSB LDC, इन दोनों का गाइज कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आपके परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। वैसे इस कोर्स की प्राइस आपके 2999 है, लेकिन अभी ये कोर्स गाइज आपको मात्र 999 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है, और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 2000 ऑफ। 2000 ऑफ आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपको ये कोर्स मात्र 999 रुपए में अवेलेबल होगा। कोर्स के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पे कॉल करके आप कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फैकल्टी टीम आप लोगों के सामने है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। हिंदी इस कोर्स के अंदर आपको श्रवण विष्णु सर पढ़ा रहे हैं। राजस्थान जीके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कृष्णा चौधरी सर। कंप्यूटर पुष्पेंद्र सर। रीजनिंग हर्ष कुंडारा सर। इसके अलावा साइंस बीके पाठक सर। इंग्लिश अर्जुन सर। मैथ सोम सर और जियोग्राफी संदीप यादव सर, ठीक है। और समय समय पर जानकारी देने के लिए वीर सर आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज करने का मानस बनाया है तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़िए और आप लोग भी आंसर दीजिएगा, ताकि आपको भी आंसर अच्छे खासे तरीके से कमेंट्स के माध्यम से आप लोग आंसर दे सकें। ये है आपके लेटर राइटिंग, और ऑब्वियसली सी बात है गाइस, लेटर राइटिंग से बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं अभी ग्रेजुएशन लेवल में। हम उसी क्रम में कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट सब्जेक्ट लाइन फॉर ए फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर के लिए एक्यूरेट सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी फॉर्मल लेटर के अंदर स्टार्टिंग में हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद हम डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये इसी सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, नीचे दिए गए। पहला कहता है सब्जेक्ट टू होम इट में कंसर्न, उसको लिखना जिसके लिए कंसर्न की जा रही है। तो भाई वो तो रिसीवर्स एड्रेस का पार्ट एलिमिनेट होगा। फॉर्मल अनाउंसमेंट करना है कोई कि वाकई में हम बॉडी पार्ट में क्या लिखना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना हो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, उसी के लिए सब्जेक्ट लिखा जाता है। बिल्कुल बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। फॉर्मल नोटिस, नोटिस अलग चीज होता है, लेटर अलग चीज होता है, तो एलिमिनेट होगा। और एडेंडम टू द अबव बेसिक सब्जेक्ट, क्लियर। तो गाइस बहुत अच्छे से समझना कि हम कभी भी जो लेटर का सब्जेक्ट लिखा जाता है फॉर्मल का, वो इसीलिए लिखा जाता है कि आप एक फॉर्मली अनाउंसमेंट कर सको कि भैया ये बात है। फिर बॉडी पार्ट में उसके बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है, तो यहां पर से एडेंडम भी आपके क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ बी होगा। समझ आया होगा उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है सर्कुलर इज रिटन ऑन ए। एक सर्कुलर जो होता है, परिपत्र जो होता है, वो किस पर लिखा जाता है। तो देखिए, रूल्ड पेपर पे, बॉक्स पे, लेटर हेड पे या नोटिस बोर्ड पे। तो नोटिस बोर्ड पे आप नोटिस लिखोगे। तो गाइस सर्कुलर जब कोई परिपत्र जब किसी विभाग के द्वारा जब जारी किया जाता है, तो हम उसे हमेशा लेटर हेड पे लिखते हैं। लेटर हेड आप जानते हो, जिसमें ऊपर उस विभाग का नाम होता है, नीचे ऑथोरिटी के साइन होते हैं, और वो बता देता है कि भैया ये पत्र है जिसको परी किया जा रहा है, सर्किल में फैलाया जाएगा, तो वो सर्कुलर लिखा जाता है। और वो हमेशा किस में लिखा जाता है, आपके लेटर हेड पे लिखा जाता है। ओके, नंबर 8, ये कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द
अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन है ए और एन इज रिटर्न टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सीक यानी होता है गाइज वांट, चाहना या मांगना, या टू आस्क। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? तो इनफॉर्मल लेटर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर, एडजस्टमेंट लेटर। तो गाइस देखिए, इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो कभी भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इनकी बातें नहीं होगी, ये दोस्तों को लिखा जाता है, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, एलिमिनेट कीजिए। कंप्लेनिंग लेटर कंप्लेन करने के लिए लिखा जाता है, ना कि इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, एलिमिनेट कीजिए। एडजस्टमेंट लेटर होता है कंपनसेशन लाइक। तो गाइस एडजस्ट करने के लिए लिखा जाता है जनरली कि कोई अमाउंट की बात हो रही हो तो ये भी एलिमिनेट होगा। तो ये होता है गाइस इंक्वायरी लेटर। कि इंक्वायरी क्यों की जाती है? कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हो, मांगना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। ओके, नंबर 9, ये गाइस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, उस टॉपिक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको दिया जाएगा। जैसे यहां आपको एक क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में कि इन दिनों हम ऑनलाइन काम प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले दो भागों में बांट लो, इन दिनों और हम ऑनलाइन काम प्राप्त करते हैं। अब गाइस देखिए, इन दिनों को पहले तो क्या बोला जाता है? तो नाउअडेज दिया गया है, टुडे दिया गया है और नाउ दिया गया। टुडे यानी होता है गाइज आज, नाउ यानी होता है अब, और नाउअडेज यानी होता है इन दिनों, एट प्रेजेंट डेज, नाउअडेज। ठीक है, इसे कहा जाता है इन दिन। तो गाइज दो ऑप्शन तो आपके यहीं से सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब आपको दिया गया है नाउअडेज वी रिसीव ऑनलाइन होमवर्क और नाउअडेज वी आर रिसीविंग ऑनलाइन होमवर्क। अब अधिकतर बच्चे इसमें रूल निकालेंगे ग्रामर के, कि ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब कभी किसी सेंटेंस में अगर नाउअडेज आता है तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में रहता है। और प्रोग्रेसिव में, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते हैं। अधिकतर बच्चे इसको 90% स्टूडेंट वी आर रिसीविंग देखते बिना सोचे समझे सही करेंगे, जबकि ये भी गलत है। तो देखिए भाई, यहां टेंस के नियम जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस में लास्ट के मामले पे डिपेंड करता है। और लास्ट में दिया है ते है, आपने सुना होगा ता है, ती है, ते है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज लिया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर इजेएमआर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज नहीं लिया जाता। इसलिए आपका आंसर क्या निकलेगा? ए। बोला जाएगा नाउअडेज वी रिसीव ऑनलाइन होमवर्क। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से हमें यह सीखना है कि आप लोगों को रटी रटाई चीजों पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देगा कि नाउअडेज देखा आईएनजी लगाया, सो फार देखा यट देखा प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना, एक एक चीज उठाना जिसमें सभी अप्लाई होगी, वही आपका आंसर होगा। ओके, नंबर 10, ये कहता है लड़के को निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। अब देखिए, लड़के का कत्ल कर दिया गया, सबसे पहले लास्ट में जाते हो या ए ई, बात किसकी करता है? पास्ट की। अब जिस ऑप्शन में प्रेजेंट है पहले उसे एलिमिनेट कीजिए। तो गाइस यहां पर मर्डर्स लिखा हो, मर्डर्स का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस, तो आप सबसे पहले इसे एलिमिनेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। फिर कहता है द बॉय वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, द बॉय वॉज मर्डरिंग इन कोल्ड ब्लड, और द बॉय वॉज मर्डर्ड इन हॉट ब्लड। अब गाइज यहां से आपको एक ईडियम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में काम आ जाते हैं, कि निर्दयता से इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रिचुअली, रदलेसली, ठीक है, मर्सीलेस, तो उसे कोल्ड ब्लड कहा जाता है, ना कि हॉट ब्लड कहते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब कहता है वॉज मर्डर्ड और वॉज मर्डरिंग। अब अधिकतर बच्चे सोचेंगे भैया वॉज वर्ब के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी आता है, लेकिन गाइस लड़के का कत्ल अगर किसी ने किया है तो किसी और ने किया होगा ना, खुद कत्ल थोड़े ना हुआ है।
अब जिसने किया होगा वो हिडन है, तो इसका मतलब मामला पैसिव में है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ली जाती है जो कि मर्डर्ड में है, इसलिए बी भी एलिमिनेट हुआ और आपका आंसर अल्टीमेटली क्या निकलेगा गाइज, ए निकलेगा। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं अच्छे समझ आ रहा होगा। कमेंट्स के माध्यम से बताते चलिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, मैंने सालों से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी, बट लेकिन आई हैव नॉट सक्सीडेड, नॉट सक्सीडेड, हैव नॉट सक्सीडेड और हैज नॉट सक्सीडेड। गाइस सबसे पहले जब हम यहां पर टेंस का क्वेश्चन है और जब हम देखते हैं कि आपको आई दिया गया है तो आई के साथ हैज का यूज नहीं करेंगे, कंप्लीट है, तो हैज वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। डायरेक्टली नोट नहीं लगाया जाता, विदाउट हैज है तो एलिमिनेट होता है। अब यहाँ हैव नॉट है, यहाँ भी हैव नॉट है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है, एलिमिनेट होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, सी, बोला जाएगा आई हैव नॉट सक्सीडेड। अब यहां से हम एक चीज ये सीख सकते हैं कि कुल मिलाकर आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन पावर का जरूर इस्तेमाल करें ग्रामर के क्वेश्चंस में। ठीक है, एलिमिनेशन पावर ये कहती है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, जो सुटेबल नहीं है उन्हें हटाते जाइए, एक आंसर आपका निकल कर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, जो कहता है आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। और ऑप्शन में आपको जैसे दिख रहा है अच्छे खासे तरीके से आर्टिकल का क्वेश्चन है, और नो डाउट गाइस आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, ठीक है, और टेंस, इनसे एक एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो गाइस 100 जो है ये कैसा नंबर है आपके, तो ये गाइस आपके कार्डिनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनल से पहले हम द का यूज करते हैं और कार्डिनल से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, तो 100 के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होगा, ए, बोला जाएगा आई फाउंड ए 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। उम्मीद करता हूं समझ आया। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है मैन नोज हिज ड्यूटीज। ऑप्शंस आपको देता है ऑल है, मेनी है, एवरी है, फ्यू है। तो इससे पता लगता है गाइस हमें अच्छे खासे तरीके से कि यहाँ एडजेक्टिव से निकलने वाले क्वेश्चन है, और एडजेक्टिव की पोजीशंस आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता होनी चाहिए। एडजेक्टिव की पोजीशंस क्या कहती है गाइस कि ऑल के साथ प्लूरल नाउन आता है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आता है, जबकि एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है। तो गाइस जब हम देखते हैं कि मेन कैसा नाउन है, तो मेन सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन से पहले एक ही ऑप्शन आ रहा है सी, बाकी एलिमिनेट होंगे, तो आपका आंसर होगा एवरी मैन नॉज हिज ड्यूटीज। उम्मीद करता हूं समझ आया हो। नेक्स्ट है गाइस, पीपल से दैट ग्रेप्स आर बेटर फॉर अस देन मैंगोज। लोग कहते हैं कि अंगूर जो होते हैं वो मैंगो के बजाय हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। अब गाइस देखिए, डायरेक्शन कहती है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑप्शन इज, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन के अंदर से कौन सा आपके लिए करेक्ट पैसिव वॉइस है। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें आप लोगों को पैसिव वॉइस और नरेशन के अंदर बहुत अच्छी खासी अप्रोच आपके एलिमिनेशन पावर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो चुकी है। लेकिन गाइस जरूरी नहीं है कि 10+2 स्टैंडर्ड जैसा ग्रेजुएशन लेवल में आप सोच कर गए हो वैसा ही आपको इतना इजी लेवल दे दे, ठीक है। तो हमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहां पर करके चलने होंगे, ओके। जैसे ये कहता है आप लोगों को ग्रेप्स आर बेटर फॉर अस देन मैंगोज, किसके बजाय, मैंगोज के बजाय। तो गाइज ये तो एज इट इज आपको दिखना चाहिए। तो गाइज यहां पर लिखा हुआ है बेटर फॉर अस देन मैंगोज, बाकी के अंदर लिखा हुआ है बेटर फॉर अस, लेकिन ये नहीं बताया कि ग्रेप्स किससे अच्छे हैं। तो मैंगोज की बात सेकंड में नहीं हो रही, एलिमिनेट करेंगे। मैंगोज की बात ए में नहीं हो रही, एलिमिनेट करेंगे। मैंगोज की बात यहां पर कहता है कि ग्रेप्स आर रेटेड बेटर देन मैंगोज, सेंस बन रहा है, लेकिन फॉर अस को यहां से हटा दिया गया है जो यहां मैंडेटरी पार्ट है, तो डी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या बचेगा, सी। मतलब गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट रूल्स काम नहीं करते हैं, सेंस बेस्ड देखना होता है।
तो आपको जो सेंटेंस में मैंडेटरी जो डिमांड की जा रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, उसको पैसिव में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस, ये हमारी नोटिस में लाया जा चुका है। ओके, और कहता है द अबव पैसिव कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन, इस तरह का जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है उसकी किस तरह की चीज में दिखने की ज्यादा संभावना है। तो गाइस देखते हैं हम यहां पर कि कभी कभी आपको डायरेक्टली सेंटेंस देकर ये नहीं कहेगा कि पैसिव बनाइए, आपको उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, उसके कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो गाइज यहां पर ये कहता है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक कन्वर्सेशन वाली भाषा है, मतलब बोलचाल की भाषा। वेलकम एड्रेस है, किसी का स्वागत करते हुए आप एड्रेस कर रहे हो, या वेलकम स्पीच है। तो गाइज देखिए इसकी राइटिंग स्टाइल, ये कहता है इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस, ये हमारी नोटिस में लाया जा चुका है, तो इसका मतलब है बहुत ही हाईली ऑफिशियल चीज बोली जा रही है। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइज कि कैसा कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, आपके ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो किसी भी तरह से इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज है, और फॉर्मल लैंग्वेज अक्सर ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कहलाती है। नेक्स्ट 16, ये कहता है वी एक्सेप्ट रिक्वायरिंग डिपॉजिट्स इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 100 और इट्स मल्टीपल्स, और फिर डायरेक्शन कहता है द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस इज, ऊपर दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या है। तो देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़िए, यहां से वी सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट वर्ब है, और रिक्वायरिंग रेक्यूरिंग डिपॉजिट्स क्या है गाइज, आपके ऑब्जेक्ट है। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब गाइज जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ उसे एलिमिनेट करिए। यहां पर डिपॉजिट्स को पहले ले लीजिए, तो ये एलिमिनेट होता है क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा का ऐसा आना चाहिए। यहां ओनली वर्ड यहां यूज लिया गया नहीं है, तो एलिमिनेट होगा। और यहाँ इनइक्वली मंथ इंस्टॉलमेंट, तो गाइस ऑब्जेक्ट ये है ना कि वो है, अदर्स वाला पार्ट है, तो ये भी एलिमिनेट होगा, तो आंसर आपका बी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में जिसे पैसिव बनाते समय हम इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और इसके अलावा बचे हुए पार्ट को ऐसा का ऐसा हम लिख दिए हैं, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ बी होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया। 17, ये कहता है डू नॉट नो द वे डू यू ही सेड, डायरेक्ट स्पीच बना। देखिए गाइस, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको टिपिकल लग रहा हो, लेकिन इजी लेवल तो हम डेली बेसिस पे करते ही है यार, थोड़ा सा टिपिकल लेवल आप जानकर चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर घुमा दे क्वेश्चन को किसी भी तरह से, ठीक है। तो तैयार हर तरह से रहिएगा गाइस। डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, और सेंटेंस दो भागों में बढ़ चुका है, एक फुल स्टॉप लग रहा है, तो एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये आपके इंटेरोगेटिव वाले रूल काम करेंगे इसमें, और फुल स्टॉप का मतलब है अफर्मेटिव वाले रूल यहां पर आपके काम करने वाले। अब अफर्मेटिव के अंदर गाइज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कनेक्टिव दैट लगता है, और इंटेरोगेटिव में कनेक्टिव क्या लगता है, इफ। अफर्मेटिव में सेड को सेड में ही रखा जाता है, जबकि इंटेरोगेटिव में आस्क में रखा जाता है, ठीक है। यहां गाइज आपको डू नॉट दिया हुआ है, यहां डू दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये डिड नॉट होगा, ये डिड होगा, जो कि यहां डिड नॉट है और यहां पर डिड है। क्लियर। अब हम जब देखते हैं तो यहां गाइज आपको डिड नॉट दे दिया तो गलत है, क्योंकि अफर्मेटिव फॉर्म है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। यहां गाइज अगर हम देखते हैं तो वॉज नॉट है, जबकि होना चाहिए डिड नॉट, एलिमिनेट होगा। और यहां जब हम देखते हैं तो कनेक्टिव डेट इन्होंने नहीं लगाया, तो ये भी एलिमिनेट होता है, तो आंसर अल्टीमेटली आप लोगों का क्या होगा, यहाँ डी होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट 18, ये कहता है किड्स से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। गाइस देखिए, जब कभी कोई हम कहावत कहते हैं तो वो हमेशा अपने मूल टेंस में ही रहती है, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसका मतलब कि जब इस तरह से आपको कोई प्रोवर्ब दिख जाती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिख जाता है, कोई साइंटिफिक रीजंस आपको दिख जाते हैं या फैक्ट्स आपको दिखते हैं, तो उनको कभी भी इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो सिंपल सा फंडा है
कि बीच में सिर्फ कनेक्टिव क्या लगा दो, दैट, और बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा आएगा जो आपको दिया गया है सी ऑप्शन में। बाकी में अगर हम देखते हैं तो यहां पर ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल, ए जॉय फॉरएवर आना चाहिए, जॉय है, जॉयफुल है, फॉरएवर जॉयफुल है, एलिमिनेट होंगे तो आंसर अल्टीमेटली आपका क्या निकलेगा गाइस, यहाँ सी निकलेगा। उम्मीद करता हूं अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। नेक्स्ट है गाइस 19, ये कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। डायरेक्ट सेंटेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस हमेशा डबल कोटेशन के बीच रिपोर्टेड स्पीच आपको दिया जाता है, ओके, और डबल कोटेशन के बाहर कोमा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच आपको दिया जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पकड़िए, वहीं से एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, आंसर आप लोगों के सामने हो। आपको यहां मे दिया गया है, मे किस में कन्वर्ट होता है, तो माइट में कन्वर्ट होता है। जिस ऑप्शन में माइट नहीं है आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए। गाइज यहां में है, एलिमिनेट होगा, यहां कुड है, एलिमिनेट होगा, यहां शुड है, एलिमिनेट होगा। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है ए, बोला जाएगा ही सेड, लेकिन गाइज यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, इन सभी के बीच आपको दैट लगाना होगा, तो आंसर आप लोगों का अल्टीमेटली हो जाएगा ही सेड दैट ही माइट नॉट बी एट होम। क्लियर है? तो ये गाइज आप लोगों का यहां आंसर निकल कर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते गाइज हम क्वेश्चन नंबर 20। देखिए वैसे ग्रेजुएशन लेवल में अभी आप लोगों के, जस्ट ए मिनट गाइज, जस्ट ए मिनट, तो वर्ड आपको दिया गया है गाइज यहां पर हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल वर्ड का आप लोगों से सिनोनिम पूछा गया है। तो देखिए इसका मतलब होता है उग्र होना या विरोधी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है गाइज? विरोधी को। ऑप्शंस आपको ए कहता है पुअर, सेकंड है एंटेगोनिस्ट, थर्ड है डिलिंक्वेंट, और फोर्थ है गाइज आपके रेटिसेंट। देखिए पुअर यानी होता है गरीब, एंटेगोनिस्टिक यानी होता है विरोधी को ही बोला जाता है, डिलिंक्वेंट होता है गाइज कभी भी कोई पर्सन जो छोटे क्राइम करता है, वन हु इज नॉट नोटोरियस, खूंखार नहीं हो, कुख्यात नहीं हो, उसे बोला जाता है। रेटिसेंट होता है गाइज कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाले को बोला जाता है, जो चुप रहता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारा यहां पर सिनोनिम्स के तौर पर विरोधी में एक ही ऑप्शन आ रहा है बी, बाकी एलिमिनेट होंगे तो आंसर आपका क्या निकल कर आता है गाइज? यहां से बी निकल कर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फाइंड द बेस्ट सिनोनिम, और क्वेश्चन आपको कहता है फ्रेंडली। ऑप्शन है जेंटल, एमिएबल, कंसिडरेट और इंडस्ट्रियस। गाइस फ्रेंडली यानी होता है मित्रता या मित्रवत को बोला जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सभ्य, क्लियर। एमिएबल का मतलब वही होता है मित्रवत। कंसिडरेट का मतलब होता है किसी चीज को विचार करने को बोला जाता है, विचारणीय, कंसिडरेबल। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है गाइज मेहनती, जिसे हम लेबरियस पर्सन भी कहते हैं, ओके। और हार्डवर्किंग भी जिसे हम कहा जाता है, डिलीजेंट भी जिसे हम कहते हैं। तो गाइज फ्रेंडली के लिए ओनली बी ऑप्शन हमारा आंसर होता है, बाकी हमारे को एलिमिनेट करने होंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। और एग्जाम में ध्यान रखना गाइज, ये आपसे पैसेज के थ्रू भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्टली आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थ्रू भी ये पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है फाइंड द बेस्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है गाइज अपोजिट वर्ड। विच वर्ड? अपोजिट वर्ड, क्लियर। अब अपोजिट वर्ड को किस तरह से हमें काम में लेना है, तो देखिए एक्सोनरेट होता है गाइज किसी को दोष से मुक्त करना, दोष मुक्त करने को बोला जाता है आपके एक्सोनरेट। ऑप्शन है एडमिट, किसी चीज को स्वीकार करना, रिलीज, फ्री करना, वो तो दोष मुक्त सिनोनिम के तौर पर हो जाएगा। कन्विक्ट यानी होता है गाइज दोष सिद्ध करना, जैसे कोर्ट कन्विक्ट करती है किसी पर तो दोष सिद्ध करती है,
ठीक है, और रिजेक्ट होता है मना कर। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइस, दोष मुक्त करने को दोष सिद्ध करना, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, आपके सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट है गाइस एक्सग्रेट। एक्सग्रेट वर्ड आपको दिया गया है ऑप्शन में अंडर राइट, अंडरस्टैंड, इग्नोर और कंडेम। क्लियर, देखिए एक्सग्रेट होता है हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति, बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी के बारे में होता है ना प्रशंसा करना, तारीफ करना। गाइस अंडर राइट होता है किसी को अपने अधीन लेने को बोला जाता है, मान लेना, तो ना सिनोनिम है ना एंटोनिम। अंडरस्टैंड होता है समझना, तो ना सिनोनिम होगा ना एंटोनिम। इग्नोर होता है गाइस किसी पे ध्यान नहीं देना, तो आंसर आपका निकलेगा डी कंडेम। कंडेम को हिंदी में कहते हैं निंदा करना, कि अगर आप किसी की अतिशयोक्ति कर रहे हो तो किसी की निंदा कर रहे हो, अपोजिट हो गया। निंदा करने को गाइस हम सेंश्योर भी कहते हैं, डिफेम भी कहते हैं, डिस्क्रेडिट भी कहा जाता है, डिनाउंस कहते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं आपके निंदा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है गाइस 24। देखिए ग्रेजुएशन लेवल में हर शिफ्ट में गाइस एक क्वेश्चन आप लोगों के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जरूर पूछा गया था, तो देखते हैं। ये कहता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। दो देशों के मध्य या दो ग्रुप के मध्य फाइटिंग रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने कॉम्प्रोमाइज, ऑप्शन है सीज फायर, ऑप्शन है आउटपोस्ट और ऑप्शन है प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली से आपने सुना होगा कि कभी जैसे इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान है, तो इनके बीच जब युद्ध रोकने के लिए या छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है वो रोकने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है वो होता है सीज फायर। क्या कहा जाता है उसे? सीज फायर कहते हैं। ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कहता है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकेरी। मॉकेरी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना। इससे भरी हुई जो बातें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गाइज आपके, देखिए डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, ठीक है, रिडिक्यूल होता है हास्यप्रद, और कंटेम्प्ट होता है जैसे पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट किसी की निंदा करना या किसी की अवहेलना करना, और सटायर होता है गाइज किसी पे ताना मारना, उपहास उड़ाना। तो गाइज आंसर यहां पर आपका निकल कर आएगा सी। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन गाइज ओवर होता है, और ये जो हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। नहीं लगा हो तो लाइक शेयर करके आप फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा किसी भी तरह से, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ गाइज परीक्षा प्रॉपर आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आप 1 साल के लिए अनलिमिटेड टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस RSM SSB LDC, रेलवे एग्जाम SSC, राजस्थान CET, इन सभी के आप टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। 40% ऑफ चल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है RJ40, और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए। साथ ही साथ चलिए गाइस, तो हमारा सेशन ओवर होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कल नए जोश, नए उत्साह, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।